Hi, everybody. Be obsessed with becoming the best version of yourself. Today is 14th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course for a nominal fee of ₹1111. You can join this course. आज की लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन, इसके बाद हम देखेंगे जीएसटी, जीएसटी के बाद नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी भी आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। मीनवाइल जो हिस्ट्री का सेकेंड क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको लाइव ही अटेंड करना है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो यहाँ पे हम यूरोपियन पावर, कॉलोनियल पावर कैसे इंडिया में आए थे, वी विल टॉक अबाउट इट। सो फॉर नाउ वी आर कवरिंग द कोर सब्जेक्ट्स। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब हम रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे एंड एडवांस्ड टॉपिक्स हम सेकेंड स्टेज में देखेंगे। दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग। वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ज्वाइन। दिस इज वोकैबुलरी। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द शब्द, प्रतिशब्द, in exactly the same words as were used original, word for word, exactly, identically. Then resumption का मतलब होता है पुनरारंभ। इसका मतलब फिर से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, रिन्यूअल करना। अगर पढ़ाई बीच में रुक गई है तो उसको अब रीस्टार्ट करो। दिस इज द हाई टाइम, दिसंबर आ गया है। रेट्रोफिटेड का मतलब होता है पुनर्निर्मित करना। Add to something that did not have it when manufactured। तो पहले वो फीचर नहीं था, बाद में उसमें रेट्रोफिटिंग करके वो एक एक्स्ट्रा फीचर हमने लगाया, रीबिल्ड किया। पर्स्पिकेशियस मतलब वो बहुत होशियार है, कुशाग्र बुद्धि है। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। फॉर्चुटस मतलब होता है आकस्मिक, हैपनिंग बाय एक्सीडेंट और चांस रादर देन डिजाइन, अनएक्सपेक्टेड। सो ये आज के वोकैब वर्ड्स हैं। फॉर्चुटस, perspicacious, retrofitted, resumption, and the first word is verbatim. Okay, if you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 209। आंसर्स हैं। 1498 में वास्को डिगामा लैंड किया था कैलिकट में। ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, पोर्तुगीज लीडर। सूरत में इंग्लिश ने पहली फैक्ट्री ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। फोर्ट विलियम बिल्ड किया था इंग्लिश ने कैलकाटा में। बैटल ऑफ प्लासी, जिसको फार्स भी बोला जाता है, इससे बैटल ऑफ प्लासी से पॉलिटिकल पावर आ गई थी ब्रिटिशर्स के पास। आज के सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022। What is the theme of the World Soils Day 2022? Then तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस राज्य में लोकेटेड है, अभी न्यूज़ में थी ये। Which country's president has been named as the chief guest at Republic Day celebration? इस बार की जो RDP होगी 26 जनवरी में, इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। हॉर्नबिल नागालैंड में भी है, केरला में भी है, बट ये हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट का फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट है। आंसर। सो ये 5 सवाल है आज के लिए। सीसेट का ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को केयरफुली आप रीड करो और इसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करो। इसके जो आंसर्स हैं, जब मैं PDF शेयर करूंगा तो उसमें आंसर भी विद सॉल्यूशन डिटेल में मेंशन होगा। सो दिस इज द पैराग्राफ, ट्राई टू आंसर। इसमें क्या रेफरेंस ड्रॉ हो रहा है। देन दिस इज 14th of December 2022। तो ये 2 सवाल है। सी अभी प्रीलिम्स बहुत दूर है, आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ डेली लिखना चाहिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग एंड पर्सनल फाइनेंस शुड बी टॉट इन स्कूल। तो ये आज का टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक है ये, कि स्कूल में बच्चों को कुकिंग, फाइनेंस, ऐसी जो लाइफ स्किल्स होती है वो भी सिखाना चाहिए। वरना हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे नंबर तो बहुत अच्छा लाते हैं, ऐसी सो मेनी स्टूडेंट्स, उनका स्कोर कार्ड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बट वो रियल लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज उनको रियल लाइफ स्किल्स नहीं सीखने का टाइम मिला। सो द पॉइंट इज, स्कूलिंग करिकुलम में ही, एजुकेशन करिकुलम में ही ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होनी चाहिए।
प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कल आपने इसे पढ़ा था। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस। यूपीएससी कैसे वर्क करता है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ऐसे करके आप इसके सारे डिटेल्स को कंसोलिडेट कर लो दिस आंसर राइटिंग में। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये है दिस इज माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स में ये फूड चेन आज हमने देखा। ये बहुत अच्छे माइंड मैप्स है, इनको भी डेली बेसिस पे 2 या 3-4 टॉपिक्स आप देखो। दिस इज फूड चेन, दिस इज डेट्रिटस फूड चेन, दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन। देन इसके बाद ये है ह्यूमस, ह्यूमस कैसे बनता है। देन एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम किस तरीके से होता है। तो दीज आर 4-5 टॉपिक्स, फॉलो इट। देन अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में। तो ये ऐप बड़ा इंपॉर्टेंट ऐप है। इस ऐप का नाम है उमंग ऐप। उमंग ऐप क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें जितनी भी ई गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सब एक स्टैंड अलोन ऐप आ गया है। इसमें सब मिल जाता है, जैसे ईपीएफओ, एनपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना। दिस इज वन स्टैंड अलोन सॉल्यूशन, उमंग ऐप। तो दिस इज उमंग। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये ट्वीट किया है, जैसे लुक एट दिस ब्यूटीफुल शॉल, ठंड का भी टाइम है। दिस इज कॉल्ड नागा शॉल, नागा शॉल्स ऑफ इंडिया। ये ट्रेडिशनल शॉल है नागालैंड की। नागा शॉल्स आर मेड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स in and outside of the state, ethnic groups. The fabric has a variety of distinct patterns and the shawl is regarded as one of the most important aspect of Naga attire. तो वहाँ की पोशाक वेशभूषा में ये बड़ा important significant है। तो Naga shawls are a proud assertion of Naga identity and signature of an individual status within tribe and much more. तो इसका नाम क्या है? Naga shawl। सिमिलरली ये है, दिस इज टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, दिस इज टिकुली पेंटिंग। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ हैंड पेंटिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बिहार, बिहार से है। टिकुली पेंटिंग हैज़ अ हिस्ट्री दैट डेट्स बैक टू ओवर 800 ईयर्स। टिकुली एक लोकल टर्म है बिंदी का। ये एक फ्लरिशिंग आर्ट है जिसमें गोल्ड और सिल्वर फॉयल भी यूज होता है सॉलिड ग्लास में। सो दिस इज टिकुली पेंटिंग। टिकुली पेंटिंग सेंचुरीज ओल्ड आर्ट फॉर्म है जो पटना बिहार में होता है। प्रोवाइड्स अ लिविंग फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस इन द स्टेट्स। ये जो आर्ट फॉर्म्स होता है इसको हम अक्सर बोलते हैं इनका लाइक हमें परचेज करना चाहिए, सेल एट्सेट्रा। वाई? बिकॉज इससे उनको एक इनकम जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो दिस टिकुली पेंटिंग इज अगेन एक आर्ट फॉर्म है जिससे इनको इनकम मिलता है। The theme of these paintings are inspired by Indian folklore, particularly the stories of Lord Krishna. Then आप हैं BKS अयंगर जी, आपकी जयंती पर सादर नमन। आपकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ योग गुरुओं में होती है। योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? आंसर, उनके द्वारा स्थापित अयंगर योग को एक वैश्विक स्वीकृति प्राप्त है। उन्हें अपने महान योगदानों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। तो उनकी जयंती पर सादर नमन। तो दिस इज BKS अयंगर जी। सिमिलरली औरोबिंदो जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ दीज इज एन एपिक पोएम रिटन बाय श्री औरोबिंदो? पुष्प की अभिलाषा, गीतांजलि या सावित्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू अ न्यू ग्रेटनेस while a lack of unity will expose us to fresh calamities. See, united we stand, divided we fall. This is a fact. अगर हम औरोबिंदो जी की बात करें तो उनकी एक पोएम है जो अभी प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी साहब ने भी यहाँ पे बताया 150th एनिवर्सरी में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 150th जन्म जयंती समारोह था श्री औरोबिंदो का। जब प्रेरणा और कर्तव्य, मोटिवेशन और एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव लक्ष्य भी अवश्यंभावी हो जाता है। तो ये पोएम है। आज़ादी के अमृत काल में आज देश की सफलताएं, देश की उपलब्धियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है। ये प्रधानमंत्री साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट दिस औरोबिंदो जी। ये पोएम है, विच ऑफ दीज इज एन एपिक पोएम रिटन बाय श्री औरोबिंदो, और ये स्टेटमेंट्स है। तो ये अमृत काल है, अमृत काल है 75 to 100 2037 में 100 साल हो जाएंगे देश की आज़ादी को। दिस इज ट्रूली एब्सोल्युटली अमृत काल पीरियड। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज अवर रेफरेंस मटेरियल, दिस इज द हिंदू। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, चाइनीज ट्राइड टू चेंज LAC स्टेटस को, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया।
Indian Army bravely prevented the PLA from transgressing into our territory and compelled them to return to their posts. Defense Minister tells Parliament about the clash at Yangtze Sea. तो ये एक बॉर्डर इशू है। यहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना है और यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है। ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये जो बॉर्डर को स्टेटस को चेंज करने की यूनिलेटरली कोशिश कर रही थी, तो इन्होंने ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की हमारे एरिया में। तो इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रेवली यहाँ पर उनको रेजिस्टेंस दिया और उनको पुश बैक कर दिया टुवर्ड्स द अदर साइड। सो ये अभी एक इवेंट हुआ। अब सी, ये जो इवेंट होता है, ऑल्दो हमारी आर्मी इज़ अ वेरी ब्रेव आर्मी, हमें इसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, बट द पॉइंट इज़ कि एट टाइम्स जो वॉर जिंगोइज्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में एक कन्वेंशन बन गया है। वो कन्वेंशन ये है कि हम यहाँ पर वेपन्स जैसे कि पिस्टल्स, गन्स, ये सारे केमिकल वेपन्स एट्सेट्रा हम यूज़ नहीं करते, इसको कैरी नहीं करते से 2 किलोमीटर के पेरिफेरी एरिया में। 2 किलोमीटर का जो जोन है, बफर जोन है, यहाँ हम सच टाइप ऑफ वेपन्स यूज़ नहीं करते। तो आपने देखा होगा ये जो फ्रिक्शन हुआ, इसमें भी काइंड ऑफ लाइक लाठी, धक्का मुक्की, पत्थर, इस टाइप से यहाँ पे एक फ्रिक्शन हुआ। रीज़न बीइंग हम यहाँ पे गन्स और दूसरे वेपन्स यूज़ नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज चाइना इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री, इंडिया इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। सो वी ऑलवेज ट्राई कि सच टाइप ऑफ फ्रिक्शन एस्केलेट नहीं हो। एस्केलेट इन द सेंस कि फ्रिक्शन को बहुत बड़े फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई कि ये जो भी डिफरेंसेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये डिप्लोमेटिकली और पीसफुल वे में सॉल्व हो तो बेहतर है। प्लस ये जो इस टाइप से जब से सोशल मीडिया आया है, हम बहुत ज़्यादा ओवर्ट ग्लोरीफाई भी करते हैं एट टाइम्स। दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ रेस्पॉन्सिबल थिंग। वाई? बिकॉज पता है जब पेट्रोलिंग होती है तो दोज हु नो द मैटर, एक्चुअली पेट्रोलिंग कैसे होती है? पेट्रोलिंग में हमारी एक ट्रुप होती है, ट्रुप में से 50-100 जवान होते हैं और ये जा रहे हैं पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब सामने अगर चाइनीज़ पेट्रोल आ गई, वो सपोज़ बहुत बड़ी इन साइज़ है, तो ऑब्वियसली हम आउट नंबर हो जाएंगे। बट अगर ऐसा प्रेसिडेंट चालू हो गया कि हर पेट्रोलिंग में हमें फाइट करना है, वन अपमैनशिप दिखानी है, तो फिर एट टाइम्स हम भी डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। अगर हमारे नंबर ज़्यादा है तो हम एडवांटेज में हो जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट कि विच आर्मी डिड बेटर लाइक दैट, नो। द पॉइंट इज़ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एलएसी को प्रॉपरली डिमार्केशन होना चाहिए। एलएसी के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड चाइना का वहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। चाइना जो यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश करता है एलएसी को, वो भी चेक करना ज़रूरी है। प्लस मेन प्रॉब्लम है कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। वी शुड फोकस ऑन दिस कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरिया पे, हम उसको स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे क्विक डिप्लॉयमेंट हो, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको ऑल वेदर चेक पोस्ट मिले, वेपन्स जो हैं उनको प्रॉपर मिले, जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि उनके वेयरिंग के इक्विपमेंट्स, गैजेट्स एट्सेट्रा, वो प्रॉपर अप टू डेटेड हो। यहाँ विंटर बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे विंटर बहुत हार्श होती है। यहाँ सबसे बड़ा एनिमी ऑपोजिट आर्मी नहीं होती, यहाँ पे सबसे बड़ा एनिमी वेदर होता है, यहाँ का क्लाइमेट होता है, जिसके कारण बहुत लाइफ लॉस होता है। तो वी शुड नॉट इग्नोर दीज थिंग्स एज वेल। एट द सेम टाइम इंडिया की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है, जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। सो द पॉइंट इज कि हमें एवरी इंच ऑफ अवर लैंड को डिफेंड करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम इसको हमें बहुत मैच्योर वे में, प्लानिंग के थ्रू, सिस्टमैटिकली हमें इसको करने की ज़रूरत है। सो दिस इज चाइनीज दिस ट्राइड, ओके। देन सुप्रीम कोर्ट जज रेस्क्यूज हरसेल्फ फ्रॉम हियरिंग बिल्किस बानो पिटिशन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। सुप्रीम कोर्ट जज ने यहाँ पर अभी रेस्क्यू कर लिया है, मतलब वो इस केस में अभी इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस जो अक्सर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया इस केस से खुद को। Then this is uncharted waters moving to safety। तो ये पर्सनल गाइड विलेजर्स सेफली मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व बफर जोन पे फ्लैश फ्लड आया था। ये फ्लैश फ्लड क्या होता है? आंसर ज्योग्राफी का टर्म है, वोकैबुलरी। फ्लैश वर्ड, व्हाट इज फ्लैश वर्ड? डिफाइन इन से 3-4 सेंटेंसेस। व्हाट इज फ्लैश फ्लड? तो फ्लैश फ्लड आया, बट लोग यहाँ पे लाइफ को रिस्क लेते हुए इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अनचार्टेड वाटर।
न्यू दिल्ली एयरपोर्ट्स इनएडिक्वेट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैग, कुछ दिन पहले यहाँ डिफिकल्टी आ गई थी, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी की बात है, अभी इसको करेक्ट करने की बात है। OIC चीफ विजिट, और ये है इंटरनेशनल ट्रैवल येट टू शेक ऑफ पैंडेमिक ब्लूज। पैंडेमिक ब्लूज मतलब जब कोविड-19 आया तो ट्रैवल कम हो गया और लॉकडाउन लगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑफ हो गई, तो ये पैंडेमिक ब्लूज है, इसको अभी हम शेक ऑफ मतलब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स गो अब्रॉड इन रिकॉर्ड नंबर, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर में जाते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, और इसके लिए ये नंबर कोविड-19 में डिप हो गया था, रेड में आ गया था 2020। अभी ये सब नंबर्स अब काफ़ी अच्छे शूट हो रहे हैं, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में, सो दिस इज़ गुड। अब जैसे ये इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं US में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, लाइक दैट यूरोप में, तो ये वहाँ जा रहे हैं, पेमेंट फ़ी कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये इंडिया की GNP में काउंट होगा या नहीं होगा, या फिर ये इंडिया की GDP में काउंट होगा? आंसर, सो दिस इज़ दिस, ओके। तो दिस इज़ द फ्रंट पेज। अब नेक्स्ट है एडिटोरियल, दिस इज़ पॉलिटिकल। यहाँ भी रेगुलर टॉक है सेकेंड एडिटोरियल में कि हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, मॉडरेट हुआ है, बट स्टिल इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी हाई। इन्फ्लेशन एक काइंड ऑफ इनविजिबल टैक्स होता है, बहुत डेट्रीमेंटल होता है सैलराइड पर्सनस में, फिक्स्ड इनकम वाले ग्रुप पे, पेंशनर्स में। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग ज़रूरी होती है, बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग करो, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी करो तो रिसेशन में जाने का रिस्क है। तो अभी के इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं, रेगुलर टॉक्स है यहाँ पे, कि कुछ नंबर अच्छे आए, कुछ नंबर ख़राब आए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फ्यूल ऑयल वगैरह। तो द पॉइंट इज़ RBI को अभी भी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अभी भी जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है ओवर नहीं हुआ है, ऑयल वोलाटाइल है, पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन को हिट करता है, ग्लोबल क्रूड ऑयल अभी भी अनसर्टेन है, चाइना और USA के रिलेशंस अभी भी फ्रॉस्टी है, आगे हम एक आर्टिकल देखते हैं। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। देन दिस इज द अटैक ऑन द लास्ट बैस्टियन द जुडिशरी। यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव भी है, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि यहाँ पर NJAC को हटाया गया, तो NJAC में प्रॉब्लम थी, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। कोलेजियम सिस्टम जो है इसमें भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है, और स्लो प्रोसेस है। सो देयर इज़ नो डाउट कि वी वांट रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, सैंक्टिटी है, वो भी मेंटेन हो। एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव जो सवाल उठा रहे हैं कि देयर शुड बी अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड, वो भी इंश्योर हो। तो अभी जैसे लॉ मिनिस्टर रिजिजू साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑल्दो है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, बट जो कोलेजियम है एट टाइम्स वो ओपेक नज़र आता है, फेवरेटिज्म होता है वहाँ पे। तो कोलेजियम का एक हमें ऑल्टरनेट चाहिए। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, तो द पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ अपॉइंटमेंट किस बेसिस में हो रहा है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप सलाह ले सकते हैं, बट बाद में ये हो गया कि CJI नहीं, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होगा, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। और फिर ये बात आया सलाह मतलब होगा कॉन्करेंस, मतलब जो कोलेजियम ने बोला वो मानना पड़ेगा, जो नाम रिकमेंड किए। इस तरीके से ये अभी प्रेजेंट कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। अब बात आती है कि अगेन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इससे पहले पॉलिटिकली यहाँ पे पहले भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कोलेजियम सिस्टम को चेंज करें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का से बढ़ाए, बट इससे पहले जुडिशरी लेके आ गई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और फिर NJAC को भी यहाँ पे क्वाश कर दिया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बात ये आती है कि इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस चाहे वो CEC है, इलेक्शन कमीशन है, CBI है, ये कभी भी एज अ टूल नहीं बन जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इसका हमें इंश्योर कराना ज़रूरी है। जुडिशरी ने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में, NJAC को हटा भी दिया, क्वाश भी कर दिया। ये लास्ट पैराग्राफ अच्छा है। फिक्सिंग द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो देयर इज़ नो डाउट अपॉइंटमेंट फिक्स जो सिस्टम है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, और इसके नए तरीके हमें ढूंढने चाहिए। तो द आइडिया इज़ कि इसमें ऐसा तरीका ढूंढें कि जैसे कोलेजियम जो है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को रख रहा है, मेंटेन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हम उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं,
ओपेकनेस को हटाए, अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हटाए, ताकि लोगों का उसमें फेथ ज़्यादा अच्छे से स्टोर हो पाए। तो द होल आइडिया इज़ कि हमें रूल बेस्ड सिस्टम रखें, एग्जिस्टिंग कोलेजियम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो फॉर अपॉइंटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बेटर मेथड हो असेसिंग कैंडिडेट्स, उनका एलिवेशन, डाइवर्सिटी हो, रिप्रेजेंटेशन हो। तो अभी के जो CJI है चंद्रचूड़ साहब, इनको 2 साल का टेन्योर मिला है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, बिग गुड इनफ टाइम। इसमें ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं। पेंडेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोर्ट्स में, इन चीज़ों को भी हम करेक्ट करें। सो रेस्ट एश्योर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी है, दिस क्रिटिसिज्म इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि इंटरनली भी जो कोलेजियम में डिफ़िकल्टी है उसको हम फिक्स करें। और गवर्नमेंट एट टाइम्स जैसे कोलेजियम से जो नाम रिकमेंड होते हैं उसको डिले करते हैं, ये प्रोसेस में भी थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो, स्मूथनेस आए गवर्नमेंट और जुडिशरी में, तो ये बेहतर होगा। ये बात है अ कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट्स। इसमें रेगुलर टॉक है, एक वर्ड हम पढ़ते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है बताइए? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कुछ एग्जाम्पल्स भी बताइए, MFP। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लाइवलीहुड का भी और फूड डाइटरी पैटर्न का भी, फॉर ट्राइबल एरियाज जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट एरिया में, उनके सस्टेन करने के लिए। अब एक बिल आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, राज्यसभा दिस विंटर सेशन में, फिर लोकसभा में भी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने सेफगार्ड किया था। बहुत सारी स्पीशीज़ है इसमें, शेड्यूल 1 लाइक दैट होता है। वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ है, इनका हंटिंग नहीं होगा, इनको बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन मिलेगा। इनके कॉरिडोर्स कंजर्वेशन के लिए हम क्लियर करके रखेंगे, कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे सिंसियरली किए जाएंगे। तो हमने स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया, और इन स्पीशीज़ का अगर कोई हंटिंग कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टी भी होगा, जेल भी होगा, रिपरकशंस भी होगा। इनकी ट्रेड को हमने स्टॉप किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लॉ बनाए, सिविल सोसाइटी यहाँ पे स्क्रूटिनी करेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी भी इसको देखेगी, क्रिमिनल लीगल फ्रेमवर्क भी होगा। तो द आइडिया इज कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब बात आती है यहाँ पे क्रिमिनल लॉ है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। कई बार क्या होता है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया है, सेंचुरी है, सेंचुरी में ग्रेजिंग अलाउड है, नेशनल पार्क में ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी जो वहाँ पर है, एट टाइम्स वो क्या करती है, अनकॉन्शियसली या फिर नॉट नोइंगली, अननोइंगली वो क्या करती है, ऐसा कुछ एक्टिविटी कर लेती है। फॉर एग्जांपल अपने कैटल्स उन्होंने नेशनल पार्क में ले गए, या कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर लिया। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये वायलेशन हो जाता है और इनको फाइन लग जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम का भी एक स्पीच था, उसमें उन्होंने बताया था ट्राइबल्स होते हैं उनको कई बार नियम ही नहीं पता है, और फिर आपने उसको तोड़ दिया, और फिर आप उनको अगर जेल में डाल दोगे ईयर्स एंड ईयर्स, उनके लिए तो ये 25,000 की इनकम भी बहुत बड़ा अमाउंट है। सो द पॉइंट इज, इससे तो वो फिर कभी इस विशियस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ऐसी एक स्टडी भी किया गया और उसमें ये देखा गया कि एट टाइम्स जो चार्जेस लगते हैं वो उनको पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, वो तो ट्रेडिशनली इसी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करते आए हैं ट्राइबल पीपल। सो द पॉइंट इज, इसमें गवर्नमेंट को इन सब क्राइटेरियाज को भी देखने की ज़रूरत है। जैसे हंटिंग ऑफेंस है, ये प्राइमरली है शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 एनिमल का, इसमें लेसर प्रोटेक्शन देन टाइगर एंड एलिफेंट्स है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे टाइगर है ये एपेक्स स्पीशीज़ है, एलिफेंट भी टॉप स्पीशीज़ है, इनकी हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और बहुत बड़ा फाइन लगेगा। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी हंटिंग अलाउड होती है बाय लॉ, जैसे कुछ होते हैं वर्मिन होते हैं। वर्मिन का मतलब क्या होता है, टेल, VIRMIN। कुछ दिन पहले नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर किया गया था। तो द आइडिया इज, लॉज ऐसे होते हैं और उसकी नॉलेज नहीं होती, डिसैमिनेशन नहीं होता, तो उससे उसका वायलेशन होता है और क्लैशेस होते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। ओके, जैसे कि कुछ जगह यहाँ पे देखा क्राइम हो गया, तो द आइडिया इज जो पेनल्टी है, पनिशमेंट है, इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस होना चाहिए, इंस्टिल फियर होना चाहिए, और ये ज़रूरी होगा जब उनको नॉलेज भी होगी। सो दैट इज़ वाई अवेयरनेस कराना भी ज़रूरी है। कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट, बट एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, ट्राइबल के राइट्स हैं, उनको उनके राइट्स डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनका लाइवलीहुड है, दिस इज अबाउट देयर लाइवलीहुड।
द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग, ये आर्टिकल भी बहुत अच्छे इंसाइट्स थ्रो कर रहा है। ये लिखा है प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट आईआईटी मद्रास। देखो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में आपको क्या होता है कि आप एक बार वोकैबुलरी ऑफ इकोनॉमिक्स देख लो। जैसे अभी एनवायरनमेंट इकोलॉजी की वोकैबुलरी चल रही है ना माइंड मैप्स में, ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी देख लो। इसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, बिकॉज स्टैटिक बुक्स में जो हम पढ़ते हैं ना वो इकोनॉमिक्स चेंज हो जाती है। इकोनॉमिक्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अभी 2023 में डिफ़िकल्टी आई, रेसेशनरी टेंडेंसीज आई, तो इकोनॉमिक्स बहुत बदल जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब जंक हो जाएगा। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इवॉल्विंग टॉपिक। इसमें ये टाइप के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स बहुत रेलेवेंट होते हैं। रूरल मैन्युफैक्चरिंग, सी यहाँ बात है कि अब अक्सर क्या हो रहा है, जैसे शहर में आपको कोई फैक्ट्री खोल रहा है, प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तो ज़मीन बहुत महंगी है, दूसरा वहाँ पे लेबर भी बहुत महंगा है, प्लस इस टाइप की डिफ़िकल्टी आएगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिजली महंगी होगी, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली, सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, सब कॉस्टली है वहाँ पे। तो क्यों ना हम शहरों से मैन्युफैक्चरिंग साइड के सैटेलाइट गांव में ले जाते हैं या फिर रिमोट एरियाज़ में ले जाते हैं जहाँ एवरीथिंग चीपर है। जैसे वेबर्स मॉडल पढ़ते हैं ना, वेबर्स मॉडल में क्या होता है कि हम देखते हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, मार्केट क्या है, और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो लोकेशन कहाँ हमें कॉस्ट इफेक्टिव वे में मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि हम रिमोट एरियाज़ में भी जा सकते हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम काफ़ी एक बहुत सक्सेस हो गया है, तो दिस इज़ अ वेलकम साइन। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, इज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूविंग अवे फ्रॉम सिटी, पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर। तो टू सम एक्सटेंट दिस इज़ ट्रू। अर्बन एरियाज़ में बहुत डिफ़िकल्टीज भी है, एवरीथिंग इज़ कॉस्टली, पॉल्यूशन इज़ देयर, मैन्युफैक्चरिंग में पॉल्यूशन भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया है सारी फैक्ट्रीज़ का जैसे दिल्ली में, तो उसको हम दूर एरिया में सेंड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर तो जा ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी रिमोट एरियाज़ में जा रहा है, रूरल एरिया, और विच इज़ गुड एज वेल। इससे क्या हो रहा है, अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ हो रही है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ये, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बात ये आती है कि इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं। जैसे रूरल एरियाज़ है, अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मिलती है, यहाँ पे वेजेस कम है, प्रॉपर्टी सस्ती है, लैंड कॉस्ट सस्ता है मेट्रोपॉलिटन के कंपैरिजन में। यहाँ अर्बनाइज्ड है, कंजस्टेड नहीं है, जैसे अर्बन एरिया हो जाता है, तो यहाँ पर दिस ईजी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो जाता है, कैपिटल हम बहुत ईजीली ला सकते हैं। प्लस जो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है शहर में, उससे जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव नहीं रहता प्रोडक्ट, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इससे जो ग्रोथ है वो भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। सो वी आर इन फेवर कि रूरल जो शिफ्ट हो रहा है वो अच्छा है। बट अब इससे प्रॉब्लम भी आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आता है, चैलेंजेस ये आते हैं कि रूरल एरिया में इतना कैपिटल नहीं है। आप किसी को बोलो दिल्ली में हमें इतने कैपिटल लगाना है, प्लांट डालना है, आपको कैपिटल अवेलेबिलिटी हो जाएगा। वही आप किसी रिमोट एरिया गांव में जाके लगाने को बोलोगे पैसा, तो आपको इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलेंगे। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एग्लोमरेशन। शहर में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है, एक का रॉ मटेरियल दूसरे का फिर इनपुट में काम कर रहा है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, एग्लोमरेशन हो रहा है। तो ये चीज़ रूरल एरिया में नहीं हो पाएगी, रूरल एरिया में डिफ़िकल्टी होगी। सेकेंड, यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है, एजुकेटेड स्किल्ड वर्कफोर्स जो अक्सर रूरल एरिया में नहीं मिल पाता है। तो दैट इज़ वाई चैलेंजेस हैं, बट स्टिल हम रूरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी होपफुल हैं। मोरक्को एंड दिस इज एनालाइजिंग यूएस चाइना बायलैटरल टाइज। बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये, यूएस और चाइना में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वर्ल्ड पहले बायपोलर था 1945 के बाद, फिर 1991 के बाद यूनिपोलर हो गया, और अब वर्ल्ड हो रहा है वो मल्टीपोलर बन रहा है। यूएसए भी अब पहले वाला यूएसए नहीं बना, चाइना उसको कॉन्टिन्यूसली चैलेंज कर रहा है। चाइना को यूएसए मानता है एक राइवल, रशिया को मानता है एनिमी, और इंडिया को मानता है फ्रेंड, एक पॉलिसी में ऐसा बताया। अभी जैसे नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ ताइवान, वन चाइना पॉलिसी, तो ये भी डिफ़िकल्टी हुआ। हेवी रिस्ट्रिक्शंस है चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल भी। तो यूएस भी अब मैन्युफैक्चरिंग ना यूएस लैंड में करना चाहता है, चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। प्लस जो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, उससे पहले ट्रम्प के साथ जो ट्रेड वॉर हुआ, ये सब देखने को मिल रहा है। फ्रिक्शन G20 समिट में भी मिला बाली में। सो द प्रॉब्लम इज देयर, ग्रोइंग टेंशन है यूएस एंड चाइना में।
सोअर कैसे हुए, रिलेशन सोअर कैसे हुए? तो पहले क्या हुआ, जैसे 1979 का टाइम था, यूएसए ने पहले चाइना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, पर 79 डेंग जियाओपिंग रिफॉर्म्स एट्सेट्रा, चाइना पे हैवी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया यूएसए का, और चाइना स्काई रॉकेट किया, बहुत तेजी से ग्रो हुआ। अब यूएसए को फिर थोड़ा फियर आ गया कि कहीं ये मुझे भी एस्केलेट नहीं कर, मुझे भी सरपास नहीं कर देगा, तो यूएसए फिर थोड़ा केयरफुल होने लग गया। अब सी, ट्रम्प का टाइम आता है, ट्रम्प के टाइम पे ट्रेड वॉर होता है, ट्रेड वॉर। चाइना के साथ एक और प्रॉब्लम आती है रिवेंजफुल राइज की। जैसे मिस्टर शी का एक स्टेटमेंट आया था कि वी आर नॉट अ 500 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, वी आर अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब 500 साल पुरानी सिविलाइजेशन, तो ऑब्वियसली ये यूएसए को टारगेट किया था। तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं। चाइना की वर्किंग जो होती है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो वर्ल्ड हमेशा डाउट करता है चाइना के इंटेंशंस पे। अब सी, चाइना बहुत तेजी से बढ़ा, लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है, और जो शी डॉक्ट्राइन है वो बोल रही है मिलिट्री माइट भी बनना है, मिलिट्री माइट भी बनना है, और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी हो रही है इनकी। सो टेंशंस बढ़ रहे हैं। प्लस यूएसए की जो पॉलिसी रही है फॉरएवर वॉर, यूएसए हमेशा वॉर में रहता है, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, कभी सीरिया, कभी वियतनाम, और इसके अब साइड इफेक्ट्स देखने को मिलने लग गए। प्लस शी जिनपिंग की जो असर्टिवनेस है, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ये स्टार्ट हुआ था शी जिनपिंग का असर्टिवनेस, इसने भी एट टाइम्स क्या हुआ है, वर्ल्ड का जो यूएसए और अदर कंट्रीज हैं इनको अलार्म्ड कर दिया है। बिकॉज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में भी डिफिकल्टी थी, इट वॉज अ काइंड ऑफ डेड ट्रैप। अब क्या होता है, कन्फ्रंटेशन का रास्ता आता है। फिर ट्रेड वॉर एक आता है, ट्रेड वॉर। तो चाइना पे ये आरोप लगता है कि जो व्यापार है उसको एज अ ट्रेड बना लिया है, उसने ट्रेड को एज अ वॉर की तरह यूज कर रहा है, चाहे वो से कॉस्ट कटिंग होता है, डंपिंग होता है, लाइक दैट। तो मिस्टर ट्रम्प के टाइम पे ये चीज़ बहुत एस्केलेट होती है, और बोलते हैं कि चाइना से हमको डीकपल करना है, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है, बट वो इतना ईजी नहीं था। हांगकांग पे क्रैकडाउन होता है, शिनजियांग पे क्रैकडाउन होता है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी होती है, कोविड-19 फिर एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अभी भी वुहान लैब क्या था, क्या कैसे हुआ, कोविड-19 स्प्रेड कैसे हुआ, नोबडी नोज। सो ये चीज़ होती है। फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस होता है, और रशिया एंड चाइना अगेन क्लोजनेस बढ़ रही है, रशिया एंड चाइना, चाइना एंड ईरान की भी क्लोजनेस बढ़ रही है। तो इन सब से डिफिकल्टी यूएसए को आती है। फिर ताइवान इशू भी होता है, तो कन्फ्रंटेशन का पाथ आ रहा है। नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइवान। ऑल्दो बाइडेन ने कहा वन चाइना पॉलिसी हम मानते हैं, बट हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, ये बाइडेन का स्टेटमेंट आया। तो ऑब्वियसली उससे चाइना रैटल्ड हो गया। मिलिट्री ड्रिल्स हुआ, सिग्नलिंग हुआ कि यूएसए ताइवान को डिफेंड करने आएगा। अब बात आती है, जैसे हुआवी था, सेमीकंडक्टर हुआ, चिप्स इंडस्ट्री, चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको यूएसए ने टारगेट किया, बिकॉज यूएसए बहुत डिपेंडेंट हो गया, यूएसए इनसिक्योर फील कर रहा है। तो इन सब से कन्फ्रंटेशन अब तय लग रहा है चाइना एंड यूएसए का। अब वर्ल्ड लीडर्स G20 में मिले, इन्होंने बात किया ईजिंग टेंशन करो, रीओपन करो, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो, कंपटीशन इज गुड बट वो हेल्दी कंपटीशन हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। और सबके लिए, दोनों के लिए प्रॉपर स्पेस है वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म भी एक हो जाता है, जैसे चाइना में बहुत सेंसरशिप चलती है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो चाइना के शी जिनपिंग ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया कि यूएसए को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी वैल्यू सिस्टम ही करेक्ट है, our form of government is also correct in our context, in our country, and don't forget we are a very old civilization, not like a 500-year-old civilization. So again this was an attack. तो ये एक बात हुआ। अब यहाँ पे 5 नोट्स बताए शी जिनपिंग ने कि नॉट सीक अ न्यू कोल्ड वॉर दोबारा नहीं लाते हैं, नॉट सीक टू चेंज चाइना सिस्टम, चाइना वन चाइना पॉलिसी, रिवाइटलाइज इट्स अलायंस अगेंस्ट चाइना नहीं करें। जैसे जो क्वाड है, चाइना ने क्वाड को बोला कि दिस इज एंटी चाइना, नॉट टू डिस्टर्ब द क्रॉस स्ट्रेट स्टेटस को, ताइवान, कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना को नहीं देखे। तो ऐसे 5 बातें बताई, 5 दिस नो बोला दिस मिस्टर शी जिनपिंग ने। फ्यूचर में देखते हैं बाइडेन क्या करेंगे। अभी यूएसए में भी डिफिकल्टी है, मिस्टर ट्रम्प फिर से प्रेसिडेंटशिप के लिए फाइट करने वाले हैं, लेट अस सी। तो द होल आइडिया इज कि यूएसए, चाइना और फिर इसमें इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा इन दोनों की फाइट पे। तो ये है एनालाइजिंग यूएस चाइना बायलैटरल टाइज। इंडिया का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है कि वी आर लाइक इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट।
चाइना के साथ हमारा सेपरेट इक्वेशन है, यूएसए के साथ हमारा सेपरेट इक्वेशन है. वी डू नॉट मिक्स थिंग्स टुगेदर. द एनिग्मा ऑफ मिथिकल स्टोरीज एंड इंटेंस आर्ट एंड डांस फॉर्म. इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज. यहाँ लिखा हुआ है ही मस्ट हैव गॉन देयर. इसका हम कैसे बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव डन इट, ही मस्ट हैव अराइव्ड बाय नाउ. तो दिस मस्ट हैव हैपेंड सेवरल ईयर्स अगो. फ्रॉम वॉट यू से, ही मस्ट हैव हैड अ बैड रिसेप्शन, लाइक दैट. सो व्हेन यू अराइव एट सम कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज सिचुएशन, तो आप बोलते हो मस्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इसका मतलब है कि ये काम अभी तक हो गया होगा. मस्ट हैव पास्ट पार्टिसिपल. आप बोलना चाह रहे हो कि ये काम हो गया होगा. जैसे लेट मी गो नाउ, द बुक्स मस्ट हैव बीन अरेंज्ड बाय नाउ. ये काम अभी तक हो गया होगा. तो हम इस तरीके से मस्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. ही शुड हैव गॉन देयर. ही शुड, यहाँ पे शुड लिखा है, मस्ट नहीं लिखा है. तो इसका मतलब है ऐसा हो जाना चाहिए था, बट नेसेसरीली ऐसा नहीं हुआ है. ही शुड हैव कम एट 8 o'clock. उसको 8 बजे आना चाहिए था, बट वो 8 बजे नहीं आया. तो जब हैव है मतलब आना चाहिए था बट नहीं आया. मस्ट मतलब जॉब इज डन. आई शुड हैव गॉन yesterday. दे शुड हैव टेकन द इनिशिएटिव. आई शुड हैव मेट हिम yesterday, लाइक दैट. ओके. पार्लियामेंट, ये पॉलिटी में हमने काफ़ी पढ़ा है. दिस इज साइनी डाई. ओके. तो मतलब एडजर्न हो गया है, बट कब मिलेंगे ये हमने नहीं बताया. विदाउट लाइक किस दिन मिलेंगे, तो दैट इज साइनी डाई. ओके. तो दिस इज द मीटिंग वॉज एडजर्न. ऑल राइट. तो दिस इज दिस. ऑल राइट. देन पेन पॉल क्या होता है? कोई जिससे आप लेटर एक्सचेंज कर रहे हो, ईमेल्स एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो आपका पेन फ्रेंड हो गया. एक और वर्ड होता है, कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पेन नेम. पेन नेम. जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर को जिसने लिखा है उनका पेन नेम क्या है? उन्होंने एक और पेन नेम से ऐसी एक बुक भी लिखा है. तो पेन नेम क्या होता है? टेल. देन दिस इज टुटलरी. इसका मतलब है वो कस्टोडियल है, मतलब सुपरफिशियल है. प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव सुपरविजन है, वॉचिंग ओवर और सेफ गार्डिंग है. ओके. जैसे इवन दो शी इज माइल्स अवे, आई हैव ऑलवेज फेल्ट हर टुटलरी प्रेजेंस गाइडिंग मी. मतलब शी वॉज देयर एंड टेलिंग मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लाइक दैट. तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ कस्टोडियन. एक वहाँ पे आपको सुपरविजन मिल रहा है, वहाँ पे हेल्प मिल रहा है. दैट इज प्रोटेक्टिव सुपरविजन. ओके. इंडिया हिट्स आउट एट OIC चीफ फॉर विजिट टू LOC फ्रॉम पाकिस्तानी साइड. अरिंदम बागची साहब ने क्लियर कट वर्ड्स में कहा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. इंडिया UK FTA टॉक्स रीस्टार्ट विद मिस्टर गोयल एंड दिस मीट. तो UK के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है. औरोबिंदो जी इंस्पायर्ड मेनी जनरेशंस, लेफ्ट हिज मार्क वेर एवर ही वेंट. ओके. Then only 1/4 of sanctioned solar projects have taken off. This is also one thing. Then 150 years. This is tram. Tram बड़ी beautiful है. मैं कोलकाता गया था तो मैंने देखा था. This is 150 years of Kolkata's iconic tram to be celebrated. Okay. तो ट्रैम कल्चर है. अभी एक्चुअली क्या है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इवॉल्व हो गए. तो ये हेरिटेज है. दिस इज हेरिटेज. तो क्यों ना इसको लाइब्रेरी, कोई टूरिस्ट, कोई म्यूजियम इस तरीके में कन्वर्ट कर दें, सो दैट जो ओल्ड चार्म है सिटी का वो भी मेंटेन रहे. देन दिस इज काबुल. दिस इज CEO बांग्लादेश. इंडिया में भी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन. तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा यहाँ पे. एमिंग फॉर द स्काई. ट्राई ने कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कि इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा. तो दिस इज ऑक्शन. सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे. देन US इन्फ्लेशन कम हुआ है, 7.1 पे आ गया. रियल रेट्स टर्न पॉजिटिव. इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है. एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ओके. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. और अब 8 PM लाइव क्लास में हम दिस पॉलिटी और हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे. ओके. आज आंसर राइटिंग डिस्कशन नहीं करते हैं. लेट अस डू इट टुमारो. ओके. एंड दिस इज द PDF. ये PDF भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो इसको आप रिवाइज कर लेना. ये सारे हायर रेजोल्यूशन के माइंड मैप्स भी आई विल प्रोवाइड टू यू. ओके. एंड दीज आर द 2 questions फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.